गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं डिस्कोसिस 3। और डिस्कोसिस 3 में हम जो पढ़ रहे हैं कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म के ऊपर। और लास्ट टाइम हमने देखा था कि फ्री विल के द्वारा हमें किस तरह ब्रेन पावर का उपयोग करना है। तो यहाँ ब्रेन पावर का मतलब कोई साइकिक पावर नहीं है। ब्रेन पावर और साइकिक पावर अलग चीज़ है। तो ब्रेन पावर को उन्होंने फ्री विल के साथ में जोड़ा है। तो फ्री विल का हमें उपयोग करना है। और दिन भर में हम छोटी छोटी बातों के अंदर हम इसका उपयोग कर सकते हैं फ्री विल का। जैसे कि हर चीज़ हमें टाइम सर करने का एक हम हैबिट डालते हैं, तो उसके लिए हमें फ्री विल का उपयोग करना चाहिए कि हर चीज़ बिल्कुल समय सर हो सके। और ख़ास करके साधना या जो प्रैक्टिस आप करते हैं, तो ऐसा नहीं कभी सुबह किया, कभी दोपहर किया, कभी शाम को किया, मन चाहे तब कर लिया, इस तरह नहीं। हर चीज़ जो है वो टाइम सर करने की एक आदत डालो और उसके लिए फ्री विल का उपयोग करो। मतलब कि मन आलस करता है या कुछ भी करता है तो फ्री विल का उपयोग करके उसका उपयोग करो। और फिर आगे जाके मैंने लास्ट टाइम बताया था इस तरह जो हमें चेतना की अनुभूति करनी है, तो चेतना की अनुभूति के अंदर भी हम ये ब्रेन पावर का या फ्री विल का उपयोग कर सकते हैं। दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा समय हम न कि शरीर और मन के साथ जिए, पर चेतना के स्तर के ऊपर जिए। और शायद अभी समझ में नहीं आएगा कि शरीर के स्तर पर और चेतना के स्तर पर और कि ये दोनों में क्या अंतर है। पर जैसे अभ्यास करते जाओगे कि मैं चेतना हूँ, मैं चेतना एक मैं के रूप में उसका जब अनुभव आप करते जाओगे, शुद्ध मैं के रूप में। हमारे अंदर तो हजारों मैं पड़े हैं, मैनी आइज, पर उसकी बात नहीं है। एक शुद्ध आई भी है, उसको हम चेतना कहते हैं। और दूसरी बात भी है कि चैतन्य जो है वो उससे भी ऊपर है और उससे परे है। तो चैतन्य तो तावरिया जी जो ट्रांसेंडेंस कहते हैं वो चैतन्य है। तो ये कंफ्यूजन मत करना चेतना और चैतन्य में। चेतना है वो कॉन्शियसनेस है हमारी, और चैतन्य जो है वो हमारा डिवाइन फ्रेगमेंट है। तो कॉन्शियसनेस के साथ दिन भर में जितने ज़्यादा से ज़्यादा जी सकते हैं उसका हमें अभ्यास करना चाहिए। तो लास्ट टाइम हम पेज नंबर 23 के ऊपर से ये जेरोस के अंदर और जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो 18 जुलाई 1985 की मीटिंग। द डिटेल्स ऑफ कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म वी नॉर्मली अंडरस्टैंड एज द बॉडी और पर्सनालिटी और इंडिविजुअल। तो ये हम पढ़ रहे थे। और लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि लास्ट पैराग्राफ के अंदर कि हजारों युवान लोग युद्ध और विद्रोह के अंदर मर जाते हैं। तो वो पैराग्राफ फिर से पढ़ते हैं क्योंकि उसके साथ में ही नीचे का पैराग्राफ कनेक्टेड है। तो लास्ट पैराग्राफ फिर से पढ़ते हैं, पेज नंबर 23। Does men realize, have you realized that wars and rebellion take lives of young brave men and women? Can you visualize just in the past 6,000 years of recorded history all over the world how the flower of youth had been and still is sacrificed because leaders' ego and their thinking instrument would not see what is right and what is wrong, but only decide as to what is to my gain and what is to my loss, or what is pleasurable and what is painful.
तो ये बात हमने देखी थी। पर ये तो हम जानते हैं हर युग के अंदर, और आज के समय में तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है। यहाँ तो ये 6000 ईयर्स का रिकॉर्डेड ईयर्स का यहाँ तो ये दे रहे हैं। पर आज ये चीज़ जो है वो हम देखते हैं कि जब भी बड़े बड़े युद्ध होते हैं तो युवान लोग, सैनिक वगैरह जो होते हैं वो सब मर जाते हैं। उसके अलावा निर्दोष लोग भी मर जाते हैं, और हजारों बच्चे अनाथ हो जाते हैं, और बहुत खराब सिचुएशन हो जाती है। इकोनॉमी गिर जाती है, लोग गरीब हो जाते हैं। बहुत सारी तकलीफ़ें युद्ध के कारण उठानी पड़ती है। पर ये सब कुछ होता है, जो लीडर्स होते हैं उनका एक ईगो होता है, क्योंकि कई लीडर्स अपने देश को सुपर पावर मानते हैं, और सुपर पावर का अपना ये रोल मेंटेन करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और युद्ध भी उसके अंदर एक भाग होता है। पर इससे उनकी प्रजा की पायमाली हो जाती है, वो लोग सोचते नहीं। तो हर व्यक्ति का थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट वैसे तो बिगड़ा हुआ होता है, पर ऐसे जो लोग सत्ता के अंदर है और अच्छी पोजीशन में है, उन लोगों का थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट अगर गलत है तो एक साथ हजारों लोगों को उससे नुकसान होता है। इसलिए ये ज़रूरी ये है कि लीडर जो होते हैं कम से कम वो ऐसे अच्छे होने चाहिए कि सिर्फ अपना ईगो का सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं, या अपना ईगो का फ़ायदा के लिए नहीं करे, पर जो भी करना है वो समाज के भलाई के लिए, अपने देश की भलाई के लिए करे, वो बहुत ज़रूरी है। अब इससे आगे कहते हैं, इमेजिन एंड विजुअलाइज जनरेशन आफ्टर जनरेशन द फ्लावर ऑफ यूथ ऑफ ह्यूमन रेस डिस्ट्रॉयड एंड द रेस begotten from the weaker and less worthy men and women who escape, and this being repeated as continuous process, mankind can only hope to get degenerated. तो ये होता है कि व्यक्ति जनरेशन से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, क्योंकि हमने देखा पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, और आज वर्ल्ड वॉर नहीं है फिर भी हालत इतनी ही बुरी है। तो इस तरह वर्ल्ड वॉर की तरह दुनिया जी रही है, और उसमें जवान लोग जो मर जाते हैं, और ह्यूमन रेस जो मानव जात है वो उसका नाश हो जाता है। और इसका एक बुरा परिणाम ये आता है कि बाद में जो प्रजा जो उत्पन्न होती है वो निर्बल प्रजा उत्पन्न होती है, और फिर निर्बल प्रजा जो उत्पन्न होती है तो पूर्वज सृष्टि का जो क्रम है या सृष्टि का जो चलन है उसके ऊपर उसकी असर पड़ती है। और आपने गीता में भी देखा होगा, गीता में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए कहते हैं तो अलग अलग ढंग से समझाते हैं। तो उसमें एक बात ये भी यही सेम आती है कि अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो ये जो निर्माल्य लोग हैं वो जीत जाएंगे, और फिर उनकी भी प्रजा आएगी वो ऐसी ही आएगी। और इस तरह उसमें एक शब्द यूज़ किया है वर्ण संकर, कि फिर वर्ण संकर प्रजा आ जाएगी। तो वर्ण संकर ये एक जो प्रजा इस तरह होती है। और कई बार वो क्या होता है कि एक देश के कोई विदेशी होते हैं, ये एक देश के ऊपर आक्रमण करते हैं, और फिर वहाँ की स्त्रियों के साथ में वो फिर वहाँ जो बच्चे पैदा करते हैं वो बच्चे होते हैं वो वर्ण संकर होते हैं। तो डीएनए एक चेंज हो जाता है, क्योंकि एक जाति अलग है दूसरी जाति अलग है, और फिर दो जाति का स्त्री पुरुष का डीएनए एक मिक्स हो जाता है। तो तीसरा जो बनता है डीएनए, तीसरा जो बच्चा आता है वो फिर उसका डीएनए बहुत वीक होता है,
और इस तरह वर्ण संकर फिर प्रजा आती है। तो ये गीता में भी बताया हुआ है और ये कंटिन्यूस प्रोसेस के रूप में ये सब चल रहा है, आज भी चल रहा है। क्योंकि पहले के ज़माने के लोग थे जो जितने उम्दा थे, जितने उदार थे, जितने क्या थे कि लोगों को मदद करने वाले थे, वो सब आज रहा नहीं है। इसका मतलब ही यही हुआ है कि अभी जो लोग हैं वो जो अभी की प्रजा है वो धीरे धीरे करके इस तरह निम्न कक्षा के ऊपर आ गई है। और फिर इस तरह मैनकाइंड का जो अधपतन होता रहता है। तो हम तो यही एक आशा करते हैं कि भाई इस तरह ना हो सके। द थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट बिकमिंग sharper and meaner to accumulate the gain that which is pleasurable and inflict pain and loss on the other. This is why the sages predicted that Kali Yuga will ultimately prevail. It is only a natural consequence. तो आज अभी जो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट जो बन रहा है वो धीरे धीरे करके शार्पर और मीनर बनते जाते हैं। मतलब तीक्ष्ण एकदम शार्प हो गए हैं और मीन हो गए हैं कि नीच कक्षा के हो गए हैं। और वो सिर्फ अपना लाभ क्या है वही सोचते हैं या अपनी खुशी क्या है वही सोचते हैं, और उसके लिए दूसरों को दुख देने के लिए भी वो लोग तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह की मेंटालिटी आज हो गई है समाज के अंदर। और हम देखते हैं किसी का किस तरह किसी की चीज़ों को ले लेना, झूठ बोलना, फ्रॉड करना, ये सब अभी धीरे धीरे करके इतना यूजुअल होता जाता है, कॉमन होता जाता है कि इसका कारण यही है कि जो है थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट अब शार्पर और मीनर हो गया है। और इसीलिए हमारे हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने प्रिडिक्ट किया था कि भाई एक बार कलयुग आएगा एक समय के अंदर, और कलयुग के अंदर इस तरह की स्थिति हो जाएगी। तो ये एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस के रूप में ये सब अभी धीरे धीरे करके आ रहा है। हाउ कुड यू नाउ इवन फील सरप्राइज दैट sin and crime, cruelty and selfishness about all over the world and keeps increasing because the nobler have died generation after generation and the weaker and meaner have begotten. This is the naked truth. Try not to evade this self-inflicted, consciously brought about degeneration. तो यही बात है कि अभी जो है वो समाज के अंदर पाप बढ़ रहा है, गुनाह बढ़ रहा है, क्रूअलिटी, क्रूरता और स्वार्थ, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके समाज के अंदर बढ़ती जाती है। और इसका मेन कारण यही है कि जो उम्दा लोग थे, नोबल लोग थे, वो धीरे धीरे करके वो पीढ़ी चली गई, वो जनरेशन थी आज धीरे धीरे करके ख़त्म हो रही है। और जो नई प्रजा आ रही है वो इतनी वीक और ये मीन मेंटालिटी की है। इसके कारण ये कुछ सब कुछ हो रहा है। और ये नेकेड ट्रूथ है, ये सत्य है, नग्न सत्य है, और इसको हम टाल भी नहीं सकते हैं। उसको हम कोई अपने ऊपर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड नहीं कर सकते, मतलब स्वपीड़न या अपने को पीड़ा देने की ये भी नहीं कर सकते हैं। ये धीरे धीरे करके एक डीजनरेशन की स्थिति, अधपतन की स्थिति आ रही है। इस तरह हमें देखना है इसको। Preaching religion, philosophy and allied works of man will not help because they have not helped. Re-educating the thinking instrument will regenerate mankind. Unless this is done, we shall find ourselves replaced by some other type of life. तो ये तो बार बार हर पेज के ऊपर ये हमेशा कहते रहते हैं कि दूसरा कोई भी साधन चाहे आप अपना लो,
उपदेश हो या धर्म हो या फिलोसफी हो और इस प्रकार की जो कोई अलग मानव प्रवृत्ति है, ये कुछ भी इंसान को मदद नहीं करने वाला है, क्योंकि ये जो है वो कभी इन चीज़ों ने मदद नहीं की है। और यही एग्जाम्पल है कि मदद नहीं की है, इसलिए तो ये सब इतना वीकर और मीनर हो गया है। एक वीक थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट और मीन थिंकिंग नीच कक्षा का थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट बनते जा रहा है। इसका मतलब ही है कि हजारों साल से उपदेश धर्म वगैरह तो है, सब कुछ चल रहा है, फिर भी तो क्यों प्रजा इतनी लो लेवल के ऊपर जा रही है। इसका मतलब ही यही है कि ये प्रीचिंग, रिलीजन, फिलोसफी, ये कोई चीज़ काम नहीं आती है। और एक ही उपाय है कि थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट को अगर हम री एजुकेट फिर से कर सकते हैं और इसका रीजनरेट कर सकते हैं, तो ही फिर मनुष्य जाति का पुनः विकास या पुनः उसकी ये पुनः रूप में फिर से वो विकसित होने की संभावना बन सकती है। और जब तक ये नहीं होता है तब तक तो हमें कोई दूसरे जीवन का प्रकार से ही जीना पड़ेगा, और इस तरह हम जी रहे हैं। क्योंकि या तो आप री एजुकेटिंग थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ जी रहे हो, या फिर जो है अनएजुकेटेड थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट है इसके साथ जीते हो। और ज़्यादातर लोग ये अनएजुकेटेड थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ जी रहे हैं, तो वही एक जीवन, इस प्रकार का जीवन अभी तो बचा हुआ है। और ये जो है वो दुखी जीवन है, दुख का जीवन है इस तरह का। बट सच कॉन्स्टेंट डैमेज एंड डिजनरेशन ऑल अराउंड इन ईच ह्यूमन बीइंग makes ultimately each thinking instrument also sick, and this sickness is all pervading and found all over the world. The thinking instrument feels this harm itself and now craves and longs for solution. It wants peace. It wants peace, but can by itself only misbehave. तो ये कॉन्स्टेंटली ये जो है वो ह्यूमन बीइंग का डिजनरेशन हो रहा है, अधपतन हो रहा है, डैमेज हो रहा है सारी चीज़ों का। पूरे जगत के अंदर इस तरह का ये हो रहा है। और इसलिए फिर हर एक व्यक्ति का जो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट है वो फिर बीमार हो जाता है, सिक हो जाता है। और थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट अगर बीमार होता है तो फिर पूरे बॉडी ब्रेन सिस्टम धीरे धीरे करके बीमार हो जाती है। तो इस तरह की हालत हर जगह के ऊपर फैली हुई है। पूरे जगत के अंदर हम इस तरह की स्थिति, हर लोग कोई न किसी प्रकार की बीमारी से, चाहे शारीरिक स्तर की, मानसिक स्तर की, भावनात्मक स्तर की, कोई न कोई प्रकार की बीमारी से सब लोग परेशान हैं। और ज़्यादातर शरीर की बीमारी भी ज़्यादा से ज़्यादा आजकल बढ़ रही है, फैल रही है। तो ये सारी चीज़ें का मूल कारण ये है कि थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं है। अगर विचार हमारे अच्छे होते हैं, ठीक होते हैं, तो फिर बाकी सब कुछ ठीक चलता है। पर विचार बिगड़ गए हैं, इसलिए सारी चीज़ भी बिगड़ रही है। और दूसरी बात यह है कि थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट खुद भी चाहता है, मतलब कि व्यक्ति अंदर से चाहती है कि ये सब बंद हो, कुछ सुधार आए। कई लोगों के ये अंदर से इच्छा होती है, सिंसियर होते हैं और उनकी इच्छा भी होती है कि वो देखते हैं अंदर, और अंदर की गड़बड़ी को देखकर दुखी होते हैं। उनको लगता है कि ये सब कहाँ तक चलेगा, ये सब बंद होना चाहिए। इस तरह की कई लोगों की दिल से इच्छा होती है। जब गलती होती है, भूल होती है, गुस्सा होता है, हो जाता है, तो अंदर से ही एक तकलीफ होती है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। और वो सिंसियरली चाहते भी है कि भाई इससे मैं मुक्त हो पाऊँ, पर ऐसा होता नहीं है। और उससे विपरीत जो है वो
फिर भी मिसबिहेव जो है वो चालू रहता है, हमारे ब्रेन का जो गलत बर्ताव है वो चालू रहता है। तो ये एक प्रॉब्लम है, और ये इसका हम कारण नहीं जानते। कारण समझना है, ये हमारे अंदर विरोधाभास है। एक चीज़ ये है कि हमें अच्छा भी होना है, पर फिर भी हम अच्छा के लिए कोई प्रयत्न भी नहीं करते हैं। और दूसरी बात जो है वो हमारा बिहेवियर के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता है। और यही हम सिस्टम में भी देखते हैं, लोग साथ प्रैक्टिस करते हैं, 3 स्टेप रिफाइनिंग भी करते हैं, पर साथ साथ में कुछ इस तरह कुछ करना चाहिए ताकि एक बदलाव आए, वो नहीं होता है। तो फिर व्यक्ति के अंदर फिर इसका बिहेवियर जो है वो चेंज नहीं होता है। और इसका मेन कारण जो तावरिया जी ने बताया है वो है हमारी पैटर्न। जब तक हम पैटर्न को बदलेंगे नहीं तब तक ये विरोधाभास रहेगा। इच्छा तो करेंगे कि भाई अच्छा हो जाए, पर वो बुरी पैटर्न पड़ी है, सालों से जन्मों से हम गलत तरह से जीते आए हैं, उसकी जो अंदर पैटर्न पड़ी है वो पैटर्न बार बार हमें उसी ओर ले जाती है। और यही बात गीता के अंदर भी दिखाई है, हम देखते हैं। और तावरिया जी ने कई बार उसका जिक्र किया है कि अर्जुन भगवान को पूछता है कि भाई व्यक्ति पाप करना नहीं चाहता है, फिर भी अनजाने में वो पाप की ओर खींचा चला जाता है, तो उसका कारण क्या है। और तावरिया जी ने वो रशियन फिलोसोफर का भी उसके साथ में बात की थी कि आज के युग में भी यही चीज़ है कि बुद्धिशाली लोग जो है वो भी इस तरह का मिसबिहेव क्यों करते हैं। तो ये एक समझना है कि पैटर्न के ऊपर हम जब तक काम नहीं करते हैं, हमें एक दिखाई देना चाहिए कि ये मेरी गलत पैटर्न है और ये पैटर्न को मुझे किसी भी हालत में उसको सुधारना है, उसके ऊपर काम करना है। तो फिर आप इसके साथ में फिर 3 स्टेप करते हैं, और 3 स्टेप का उपयोग पैटर्न को चेंज करने के लिए करते हैं। खाली मैकेनिकल श्वास लिया छोड़ा वो कोई काम का नहीं है। अगर आपके साथ में वो अंदर एक भाव है कि मुझे ये पैटर्न, अभी जैसे कि फियर है तो फियर की पैटर्न पड़ी है, तो आप 3 स्टेप करते हैं तो उसके साथ में एक भाव रहना चाहिए कि ये 3 स्टेप मेरी फियर के ऊपर काम करेगा। और इस तरह आप उस पैटर्न का नाश करोगे तो फिर इससे मुक्त हो पाओगे। नहीं तो फिर खाली इच्छा सुधरने की करोगे पर वो पैटर्न जोड़ करेगी तो फिर जैसे थे वैसे ही हो जाएंगे। तो ये बात गंभीरता से हमें सोचनी है कि खाली ऊपर ऊपर से क्रिया नहीं करनी है, पर हमारे अंदर पैटर्न जो सब पड़ी है उसको हम किस तरह साफ कर सकते हैं। और वही री एजुकेशन का एक पार्ट है। री एजुकेशन में और कुछ नहीं है, हमारी पैटर्न अगर एक बार साफ हो जाती है तो फिर थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो शुद्ध हो जाएगा, वो री एजुकेट हो जाएगा। दिस इज द राइट टाइम, द hour has sounded, when we can yet rescue it. Otherwise, mankind, like many other species that preceded, will be totally destroyed, wiped off this planet, is not fit for continuous existence. तो यही समय सही समय है, आज ही मौका है, आज का दिन ही इम्पोर्टेंट दिन है। हम कल की बात कर नहीं सकते। जो कुछ चेंज करना है, जो कुछ लाना है, वो हम आज ही इसकी शुरुआत आज कर सकते हैं, तो ही फिर हमारा बचाव हो सकेगा। नहीं तो जिस तरह पहले बहुत सारी स्पीसीज जो है वो प्रजाति जो है वो लुप्त हो चुकी है। एक ज़माने में डायनासोर वगैरह थे प्राणियों में, तो वो सब चले गए। इस तरह तावरिया जी तो कहते हैं कि बहुत सारी ह्यूमैनिटी भी बहुत पहले डिस्ट्रॉय हो चुकी है, और बहुत पृथ्वी के ऊपर कई बार इस तरह का प्रलय आया है। और हर 25,000 साल में एक बार बहुत बड़ा प्रलय आता है, तब लगभग करीब करीब सब कुछ समाप्त हो जाता है, शांत हो जाता है, और उसके बाद में सालों बाद फिर पुनः सर्जन चालू होता है। तो इस तरह ये चीज़ें बनती रहती है। पर ये हम गलती करेंगे तो फिर ये हमारी जो आज की प्रजाति है वो भी, इसका भी जल्दी नाश हो जाएगा, और ये प्लेनेट जो है वो भी रहने लायक नहीं हो जाएगा, वो भी साफ हो जाएगा और कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा।
Will mankind even at this later hour awake? Please note, we are not preaching morality. That has been done and enough all over the world with no success. We are not philosophizing for even that has been done and enough with the same zero result. The need of the hour is to save the thinking instrument from further degeneration and reach a point of no return. Because with more knowledge, man will become the worst type of animal. तो ये यहाँ जागने की बात है कि भाई ये अभी सही समय है जागने का और पूरी मैनकाइंड को जागना चाहिए, पर इसकी शुरुआत तो इंडिविजुअल लेवल से ही होगी। हम जागना शुरू करेंगे और हम अपने आप को व्यवस्थित करेंगे तो उसकी असर दूसरों के ऊपर भी पड़ेगी। तो धीरे धीरे करके पूरी मानव जात अगर जाग जाती है और जो गलत हो रहा है उसको सुधार लेती है तो फिर ये प्लेनेट और ह्यूमैनिटी बच सकती है। पर सावरिया जी कहते हैं कि ये कोई मैं प्रीचिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं उपदेश नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि उपदेश तो सालों से दिए जाते हैं और उसका कोई परिणाम नहीं है। कोई फिलोसॉफी करने का मतलब नहीं है, क्योंकि फिलोसॉफी का भी कोई परिणाम आज तक में आया नहीं है। पर जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो एक नो रिटर्न पॉइंट के ऊपर हम पहुँचे उससे पहले हमें जाग जाना चाहिए। नो रिटर्न पॉइंट के ऊपर पहुँच गए तो फिर वापस आना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी भी समय है, हम जाग जाए और जो हम प्रकृति को नुकसान कर रहे हैं उस नुकसान से बचे। हमको मतलब ह्यूमैनिटी को जो नुकसान कर रहे हैं उससे हम बचे और हमारे साथ में जीने वाले हैं उनको हमसे जो कुछ गलती होती है, भूल होती है और उनको नुकसान होता है, इन सारी चीज़ों से हमें बचना चाहिए, वरना फिर एक पॉइंट के बाद में वापस आना फिर नामुमकिन हो जाएगा। और यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात कहते हैं कि विथ मोर नॉलेज मैन विल बिकम द वर्स्ट टाइप ऑफ एनिमल। तो जो हम आज तो इन्फॉर्मेशन का ब्लास्ट हो गया है, जिसको हम नॉलेज कहते हैं, नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को, वो इसका इतना ब्लास्ट हो गया है और जितना नॉलेज बढ़ता जाता है इतनी समझो कि मिसअंडरस्टैंडिंग और एक प्रकार का अज्ञान ही बढ़ता जाता है और व्यक्ति और ज़्यादा एनिमल टाइप का हो जाता है। तो ये जो नॉलेज है इसीलिए तो कहते हैं कि भाई नॉलेज है वो एक डेंजरस चीज़ है, क्योंकि इसकी विपरीत असर हमारे अंदर पड़ती है। क्योंकि नॉलेज जो है वो अगर मानो कि सही नॉलेज है उसको भी अगर हम पचा सकते हैं तो ही उसका कोई अच्छा परिणाम आएगा। और सही नॉलेज तो मिलना भी मुश्किल होता है। सही नॉलेज होता है तो उसका हम एप्लीकेशन नहीं करते हैं तो फिर वही बात हो जाती है। तो ये एक ज़्यादा पढ़ना, ज़्यादा नई नई चीज़ों को देखना, समझना, क्योंकि सब कुछ अवेलेबल है, एट हैंड है, हमारे हाथ के अंदर ही है। जो चाहे जो ये देखना है वो देखना है, वो सब कुछ हमारे हाथ में ही होता है और हम इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, फंस जाते हैं और समय भी बर्बाद करते हैं, दिमाग भी बर्बाद करते हैं और हमारे अंदर के जो एनिमल संस्कार है, कई बार क्योंकि गलत देखते हैं, गलत सुनते हैं तो एनिमल संस्कार जाग जाता है और वो फिर हमें गलत रास्ते के ऊपर ले जाता है। बट द थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ मैन विल नॉट बी गाइडेड और guided by fate. Fate succeeded in early days only, but now the growing intellect of man is getting sharper and meaner day by day, and if whatever we may have to say is not accepted to its logic and reason, it will rebel. This is the reason why man has not intellectually accepted any religion or philosophy, and though many have accepted out of fear or faith. तो
कई लोग श्रद्धा की बात करते हैं कि भाई श्रद्धा रखो तो श्रद्धा के द्वारा थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट ठीक हो जाएगा, इंसान सुधर जाएगा। और बहुत सारे लोग जो उपदेश, कथा, प्रवचन वगैरह चलते हैं, ये इसके आधार के ऊपर ही चलते हैं। जैसे कथा सुन ली, उपदेश सुन लिया और इंसान बदल गया, इस तरह का कई लोग मानते हैं और प्रयत्न भी करते हैं, पर हकीकत में ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जैसे अभी हमने पहले देखा कि कोई कथा सुनने से, प्रवचन सुनने से हमारी पैटर्न नहीं बदलती है। पैटर्न बदलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और पैटर्न नहीं बदलेगी तो इंसान नहीं बदलेगा। तो यही दिक्कत है कि कोई फिलॉसफी या कोई भी हम उपदेश को सुनते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए सही, कभी सुन लिया तो ठीक है, पर वो उससे कोई ज़्यादा फायदा हो जाएगा, उससे हमें कोई गाइडेंस मिलेगा और हमारा थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट सुधर जाएगा, वो बात अब रही नहीं है। हाँ, एक जमाना था, आज देखो, आज से 500 साल पहले एक पूरा भक्ति युग था, भक्ति युग चल रहा था। उस समय मीराबाई, नरसिंह मेहता, कबीर, सूरदास, तुलसीदास वगैरह भक्त योगी, भक्त लोग हो गए, और उसके ज़माने में श्रद्धा काम करती थी। क्योंकि उस समय जो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट था वो भी सिंपल था, उसके अंदर इतनी कुटिलता नहीं थी, इतनी गड़बड़ी नहीं थी, तो उस समय भक्ति, श्रद्धा काम आती थी। आज वो रहा नहीं है। आज जो है हमारा प्रकृति के स्तर पर ही ये एक चेंज आ गया है कि व्यक्ति ज़्यादा लॉजिकल और रीजनिंग वाला हो गया, ज़्यादा दिमाग का उपयोग करने वाला हो गया है, और इसीलिए फिर वो आज के धर्म को भी इंटेलेक्चुअली एक्सेप्ट नहीं कर सकता, फिलोसफी को भी मानता नहीं है, क्योंकि उसको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं पड़ता है। ये सब बातें कोई बनी बनाई बातें जैसा इन लोगों को लगता है। खास करके न्यू जनरेशन, आप न्यू जनरेशन को देखोगे तो वो इन लोगों को महोत्सव का पार्टी में जाना, पिक्चर में जाना, मोबाइल के अंदर रील बनाना, ये करना, वो करना, बस इसमें ही लोगों को मज़ा आता है, यूथ को, नए जनरेशन को। और इसके द्वारा वो ज़्यादा लॉजिकल और थोड़ा बुद्धि का उपयोग करने वाले हो गए हैं, पर इसके लिए वो धर्म को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और इसलिए कोई फेथ जो है वो अभी कोई काम नहीं कर रहा है। पर फिर भी कुछ लोग अगर ये करते हैं तो वो एक डर के कारण और फेथ मतलब श्रद्धा के नहीं, पर अंधश्रद्धा के कारण करते हैं। कई लोग रिलीजन, फिलोसफी को एक्सेप्ट करते हैं, पर उसका ये नहीं है कि कोई उनके अंदर श्रद्धा है, उनके अंदर भक्ति है, उनके अंदर अंधश्रद्धा है। आज जो हम धर्म और भक्ति का जो हम पालन करते हैं, या तो डर के कारण करते हैं या अंधश्रद्धा के कारण करते हैं। क्योंकि जो कोई महाराज होता है, कोई जो बड़ा होता है, उसने कहा कि भाई ऐसा ऐसा है, तो हम मान लेते हैं और अंधविश्वासु बन जाते हैं, और फिर उस चीज़ को करते हैं। या तो फिर डर के मारे करते हैं कि अरे भाई ऐसा नहीं करेंगे, मंदिर नहीं जाएंगे तो बड़ा अशुभ होगा, ये नहीं करेंगे तो अशुभ होगा, ऐसा नहीं करेंगे तो अशुभ होगा। इस तरह की मान्यताओं में हम घुस जाते हैं और डर के मारे फिर जीते हैं। तो वो कोई श्रद्धा, असली श्रद्धा की बात नहीं है, उससे किसी का भला कुछ नहीं होता है। The health of man, physical, mental, emotional, is at a special low ebb today all over the world. Some will argue that sports and games prove that the standard is improving. The question is of how many, and that too because of improved means and methods. Remember, the thinking instrument of man will keep challenging every statement made. Do not get involved in such argument. तो ये है कि आज हमारे सबकी जो है पूरी जगत के अंदर जो हेल्थ है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो, किसी प्रकार की भी हो, वो एकदम लो एप के ऊपर, निचले स्तर के ऊपर पहुंच गई है।
और इसीलिए तो इतनी सारी अस्पतालों बन रही है, इतने क्योंकि अगर समाज के अंदर ज़्यादा अस्पताल बनती है तो उसका मतलब वो कोई पॉजिटिव साइन नहीं है। इसका मतलब ये है कि समाज इतना बीमार है, इसीलिए इतनी सारी अस्पतालों को की ज़रूरत पड़ती है। अस्पताल ठीक है, अब रोग आ गया है तो उसका तो उपाय करना पड़ेगा, इसलिए अस्पताल भी चाहिए। पर ऐसा होना चाहिए कि रोग ही ना आए। अगर रोग नहीं आएगा तो अस्पताल की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ हम देखते नहीं है, हम प्रिवेंशन में नहीं ये करते हैं, हम क्योर के अंदर ही हमारा ध्यान रहता है। तो प्रिवेंशन अगर होगा तो फिर क्योर तक पहुंचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, अभी तो सब लोगों की तबीयत अच्छी हो रही है, स्पोर्ट्स में लोग कितने आगे बढ़ रहे हैं, गेम्स कितनी हो रही है, पर वो कितने परसेंट आज स्पोर्ट्स में, आज सुबह में खाली एक देखोगे, सुबह में गार्डन में घूमने वाले कितने होते हैं, सुबह में चलने वाले कितने होते हैं। लाखों में से 1% 2% भी नहीं होता है कि जो सुबह में वो जो उठकर घूमने जाए, चलने जाए। कि कोई इस तरह का ये कोई हमारे अंदर एटीट्यूड या ये चीज़ डेवलप ही नहीं हुई है, हेल्थ के प्रति कोई जागृति ही नहीं है। और स्पोर्ट्स तो करने वाले करते हैं क्योंकि उनके पीछे उनका कोई उद्देश्य होता है, तो उद्देश्य के कारण स्पोर्ट्स और गेम करते हैं, पर वो बहुत कम लोग होते हैं। और वो भी जो इम्प्रूव हुआ उसके कारण आजकल साधन स्पोर्ट्स के अच्छे हो गए। आज जिम हो गया है, जिम के अंदर बहुत सारे अलग अलग साधन हो गए हैं, इसलिए आप बॉडी को अच्छी तरह बना सकते हैं। स्विमिंग पूल बड़े बड़े अब तो इसमें ही हो गए हैं, बड़ा जो हाउस होता है उसके अंदर स्विमिंग पूल की फैसिलिटी सब कुछ होता है कि जो आप स्पोर्ट्स के लिए ज़रूरी चीज़ें आपको नज़दीक में ही मिल जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है, तो कोई आर्ग्यूमेंट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। और एक आप आर्ग्यूमेंट करेंगे तो उसका सामने दूसरा आर्ग्यूमेंट होगा ही, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट का हमारा थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट चैलेंज कर सकता है। तो ये इसके अंदर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेवरदलेस it is affect our physical, mental, emotional and psychological health is very bad. Stress and tension are the least of ills, and in spite of vaster and greater strides of medical science, today more men, women and children are sick all over the world than ever before. तो ये तो बात हम जानते हैं कि भाई हर प्रकार की बीमारियां लोगों को लागू होती है, और इसके अलावा स्ट्रेस और टेंशन भी छोटे से लेके बड़ों तक, बच्चों तक में टेंशन डेवलप हो जाता है। बड़ों के अंदर, बूढ़ों के अंदर, सबके अंदर स्ट्रेस टेंशन डेवलप हो जाता है। और इतनी मेडिकल साइंस ने इतना डेवलपमेंट किया है, इतनी नए नए संशोधन होते हैं, नई नई दवाएं बनती है, वैक्सीन बनते हैं, सब कुछ होता है, फिर भी पूरा समाज जो है वो आज एक सिक हो गया है, एक बीमार समाज जिसको कह सकते हैं। इस तरह का समाज हर व्यक्ति को देखेगा कि हर व्यक्ति के जेब के अंदर कोई न कोई दवा होगी। वो सुबह में ये दवा लेनी है, शाम को वो दवा लेनी है, जैसे दवा के बिना अभी जीवन ही नहीं चलता हो। जवान हो तो वो भी दवा खाएगा, बूढ़ा हो तो वो भी दवा खाएगा, सब जैसे दवा के ऊपर ही जीते हैं। तो ये इतनी लो लेवल के ऊपर, जिसको यहाँ लो ऐप कहा है, तो वो स्तर के ऊपर हमारा जीवन आ गया है। इसके लिए हमें सोचना चाहिए और ज़्यादा प्रयत्न करना चाहिए। We have been talking all this time about the organism which we call the body, but we also call this organism body the personality or the individual, and when we do this we have a hazy idea of what we understand thereby. We get so much mixed up that we call this body I, and we are not able to define this I.
हियर इज आवर कंफ्यूजन। तो ये पूरी बात जो हो रही है, ये पूरा चैप्टर जो है वो ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही है, जिसको ऑर्गेनिज्म कहो या बॉडी कहो या पर्सनालिटी कहो या इंडिविजुअल कहो, जो भी कहो, इसके ऊपर ये सारी बात हो रही है। और ये ऑर्गेनिज्म के अंदर ही हमारा थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट है, और थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट को सुधारने की बात हो रही है। तो ऑर्गेनिज्म, थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट कोई ऑर्गेनिज्म से परे नहीं है, तो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट को सुधारना मतलब ऑर्गेनिज्म को सुधारना होता है। पर इसके लिए हम क्लियर नहीं है, ये जो हम कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म है या पर्सनालिटी है, इंडिविजुअल है, उसके लिए हमारे पास हमारा हेजी आइडिया है, अस्पष्ट ख्याल है हमारे अंदर। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जब हम बात करते हैं, मैं बोलते हैं, तो मैं किसको लेके बोलते हैं? मैं कहता हूँ कि मेरा शरीर ये है, तो मैं शरीर के बारे में बोल रहा हूँ, तो शरीर बोल रहा है, मन बोल रहा है, तो एक प्रॉब्लम है, एक कन्फ्यूज़न है। क्योंकि एक बॉडी का एक आई है और मन के अंदर तो हजारों लाखों आई पड़े हैं, तो कौन सा आई यहाँ बोल रहा है? मैं कहता हूँ कि ये शरीर अभी ठीक नहीं चल रहा है, तो मन का आई कोई बोल रहा है कि शरीर का खुद का आई बोल रहा है, ये हमें क्लियर नहीं है। क्योंकि हमारे अंदर इतनी सेंसिटिविटी भी नहीं है कि अलग अलग आई को हम पहचान सके। तो ये एक कंफ्यूजन इसलिए हमारे अंदर बना रहता है। So let us see and study at first this organism or body, but keep clear your brain or mind that we are still talking about the computerized organism, and with it many other computers and mechanisms functioning with the computerized organism. If this is I, it is I of one type. तो यहाँ हम ऑर्गेनिज्म जो है, जिसको हम बॉडी कहते हैं या पर्सनालिटी कहते हैं, और उसका स्टडी की बात है यहाँ जो बात हो रही है। तो इसका किस तरह स्टडी किया जाए, इसके बारे में क्या सोचा जाए, क्या समझा जाए, उसका ये एक यहाँ एक प्रयत्न है। और ये कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म है, उसके साथ में थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमारा कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म है। इसके साथ में बॉडी के अंदर अलग अलग और भी कंप्यूटर जैसे मैकेनिज्म्स है, और वो सब काम कर रहे हैं। और इसीलिए इसको हम अगर आई कहना है तो एक आई ये है कि बॉडी का आई, जिसको हम कह सकते हैं, इस तरह एक बॉडी का आई ये है, ऐसा हम कह सकते हैं। द नेक्स्ट स्टेप देन विल बी टू सी हाउ ए रिलेशनशिप कुड बी एस्टैब्लिश्ड between this computerized organism that has been now set right, including all its computers and mechanisms, and the self that is transcendence. तो अगर बॉडी एक बार ठीक ठाक हो गया हमारे अंदर, सरल अच्छी तरह काम करने लगा, तो फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर फिर हम जो हमारे अंदर आत्म तत्व पड़ा है, ट्रांसेंडेंस पड़ा है, इंद्रिय अंदर तत्व पड़ा है, उसके साथ में किस तरह हम जुड़ाव कर सकते हैं, उसके बारे में हमें फिर प्रयत्न करना चाहिए। पर पहले तो बॉडी को, बॉडी माइंड, ऑर्गेनिज्म मतलब बॉडी माइंड या बॉडी ब्रेन सिस्टम, तो पहले तो बॉडी ब्रेन सिस्टम को ठीक करनी है। वो एक बार ठीक हो जाती है तो फिर आत्मा की ओर हम जा सकते हैं, आत्मा के बारे में सोच सकते हैं। ये तो अभी तो हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम का ही ठिकाना नहीं है, और लोग आत्मा की बात करते हैं, परमात्मा की बात करते हैं, और आत्मा का चिंतन करने की बात करते हैं। तो ये कोई काम का नहीं है। अभी आत्मा तो है, अंदर पड़ा है, पर आत्मा जैसे है ही नहीं, इस तरह हम तो जीते हैं। तो अगर बॉडी ब्रेन सिस्टम ठीक होती है तो फिर हम उसके लिए भी प्रयत्न कर सकते हैं। बट बिफोर ए रिलेशनशिप ऑफ दिस टाइप कुड बी एस्टैब्लिश्ड, इट इज imperative that is absolutely necessary that the computerized organism be corrected whenever correction is needed, wherever correction is needed. तो पहले तो बात ये है कि करेक्शन इसके अंदर जो है ठीक ठाक करने का जो है, उसको री एजुकेट करना है, जो कुछ करना है वो पहले कर ले,
उसके बाद में आत्मा के साथ उसका संबंध, उसका एस्टेब्लिशमेंट की बात हम कर सकते हैं। ये आवश्यक है। लेट द ब्रेन एंड माइंड बी क्लियर एज रिगार्ड्स दिस वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो ये हमें स्पष्ट हो जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि भाई अभी से आप आत्मा की बात मत करो या आत्मा की प्राप्ति के बारे में मत सोचो या उसके बारे में बहुत प्रयत्न मत करो। अभी जो करना है पहले शरीर के ऊपर आ जाओ और शरीर किस तरह आप ठीक कर सकते हो उसके बारे में सोचो। इट मे बी दैट द कंप्यूटर एज ऑर्गेनिज्म हैज ए प्लेस फॉर सेल्फ टू ड्वेल विद इन इटसेल्फ और द सेल्फ बीइंग एट्रीब्यूटलेस एंड needing no food or place or shelter is itself housing the computerized organism, but both the situation from our point of study are immaterial। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो हमारा सेल्फ है, आत्म तत्व है, वो उसने शरीर धारण किया है। और हम कहते हैं ना कि भाई एक सवाल होता है कि भाई ये शरीर ने आत्मा को धारण किया है या आत्मा ने शरीर को धारण किया है। तो ये बात है कि हकीकत तो ये है कि आत्मा को जो विचरण करना है, आत्मा को जो यात्रा करना है, इसीलिए उसने शरीर को धारण किया है। पर दूसरी ओर देखें कि शरीर ने अगर आत्मा को धारण किया है तो ये भी हो सकता है हमारे मनुष्य के अंदर तो आत्मा है, पर दूसरे जो प्राणी वगैरह है उसके अंदर आत्मा नहीं है और उनकी शरीर होती है। तो बिना आत्मा भी शरीर हो सकती है, तो उनके लिए तो वो भी सही है। पर हमारे लिए तो यही सही है कि आत्मा ने शरीर को धारण किया है, ये उसका हाउस है। आत्मा जो है वो मालिक है और ये इसका हाउस है, उसका घर है आत्मा का। ये इस तरह हमें उसको देखना है। पर ये बात यहाँ कोई लागू नहीं होती है, ऐसा कहते हैं। नेवरथलेस इट अल्टीमेटली बॉइल्स डाउन दैट ईच ह्यूमन बीइंग as a whole, that is A, computerized organism, plus B, self, that is fragment of pure transcendence. But out of A and B, one is the real I and one is the imaginary I। तो ये तो अगली मीटिंग से वो कहते आ रहे हैं कि एज ए होल हम ह्यूमन बीइंग के रूप में किस तरह हो सकते हैं कि एक तो हम कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म है, प्लस हम आत्म तत्व भी अंदर है जो प्योर कॉन्शियसनेस है, उसका फ्रेगमेंट के रूप में भी हम पढ़े हैं। तो ये दोनों होते हैं तो फिर हम ये एज ए होल ह्यूमन बीइंग कह सकते हैं। और एक को हम आत्म तत्व को रियल आई भी कह सकते हैं और दूसरा जो है वो इमेजिनरी आई, तो जिसको हमने इमेजिनरी मतलब जो इसने हमने बनाया है। ऑर्गेनिज्म तो वो बना हुआ है, आत्मा तो है अपने आप में। तो इसलिए एक रियल आई है और एक इमेजिनरी आई है। इफ द ह्यूमन बीइंग वर्क्स ओनली एज द कंप्यूटराइज्ड ऑर्गेनिज्म वी सी द इल्स abounding all over the world। The great anxiety of religion, philosophy, meditation and such subject is to make this computerized organism to becoming something. It cannot become something, it cannot become any other than itself and remain a computerized organism only corrected or not corrected। तो जो ये जो आत्म तत्व है वो उसको हम कुछ भी करें, वो तो सॉरी ये जो हमारा ऑर्गेनिज्म है, बॉडी ब्रेन सिस्टम है, इसको हम ठीक ठाक कर सकते हैं, उसके अंदर करेक्शन ला सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। पर इसको हम कोई इससे ज़्यादा बना नहीं सकते, इसको हम डिवियन नहीं बना सकते, इसको और कुछ नहीं कर सकते। वो चाहे कुछ भी कर लिए पर वो कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म ही रहेगा, चाहे वो करेक्टेड हो या अनकरेक्टेड हो, किसी भी हालत में है वो इस तरह का ही ये होगा। और इसीलिए हम हर जगह पर देखते हैं कि ये इस तरह का हम बॉडी ब्रेन सिस्टम जो है वो जो इल इफेक्ट वाला बॉडी ब्रेन सिस्टम हम देखते हैं हर जगह के ऊपर। तो वो इसका कारण ये है कि ये
बॉडी ब्रेन सिस्टम को अभी तक हमने इतना इम्प्रूव नहीं किया हुआ है। ऑल्सो ऑल एफर्ट्स टू मूव दिस ऑर्गेनिज्म फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट और फ्रॉम इग्नोरेंस टू इल्यूमिनेशन आर ऑल misconceived. It cannot be done and there is no need. Make this computerized organism attain its ideal state as conceived by God and nature as a sophisticated mechanism. First and about light and wisdom be not anxious, because self, that is fragment of pure transcendence, is also making up the true human being who is whole. तो ये कोई ऐसा भी नहीं है कि हम ऑर्गेनिज्म को कोई अंधकार में से प्रकाश में लाने की बात करते हैं या अज्ञान में से ज्ञान की बात करते हैं। इस तरह की जो हम बात करते हैं वो कोई ये इसके लिए कोई ये ही नहीं हो, ये हमारा ऑर्गेनिज्म या बॉडी ब्रेन सिस्टम के लिए कोई लागू ही नहीं होते। ये गलत विचार है। इस तरह का कोई एफर्ट हम कर भी नहीं सकते, और अगर ऐसा कोई ख्याल करते हैं तो वो सब गलत ख्याल है, क्योंकि कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म जो है उसको तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एक आइडियल स्टेट में हम बना सकते हैं, रख सकते हैं। जिस तरह भगवान ने बनाया है, भगवान ने उसको जिस तरह ये किया है एक सोफिस्टिकेटेड मैकेनिज्म के रूप में, इस तरह हम उसको रख सकते हैं या ये आइडियल स्टेट में हम उसको ला सकते हैं। पर ये उसकी चिंता करना छोड़ देना है कि भाई वो लाइट और विजडम इसके अंदर आ जाएगा। बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर लाइट और विजडम नहीं आ सकता है। तो ये एक, क्योंकि वो एरिया ही अलग है, वो ये बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर उससे परे का जो है हिस्सा, वहाँ ये चीज़ होती है। तो इसलिए ये उसको हमें छोड़ देना है, क्योंकि जो सेल्फ है वो अपने आप में ये जो है ट्रू ह्यूमन बीइंग को बना सकता है और एज ए होल हम बन सकते हैं। सेल्फ के कारण हम एज ए होल बन सकते हैं। ओनली देन द मेथड्स ऑफ हार्नेसिंग दिस कंप्यूटराइज्ड ऑर्गेनिज्म टू द सेल्फ कैन बी टेकन इन हैंड। योगा इज टू योक दे से, बट एट व्हाट स्टेज। तो ये जो बाद में ये बात तो आती है, पहले अगर कंप्यूटराइज्ड ऑर्गेनिज्म जो है वो ठीक हो जाएगा, फिर हम इसकी आत्मा के साथ किस तरह इसको जोड़ना है, इसकी हम कोई मेथड का उपयोग कर सकते हैं। और योग का मतलब योग कहते हैं, योग का अर्थ भी जुड़ना ही है। तो योग का मतलब जुड़ाव कहते हैं। तो कौन से स्टेज के ऊपर ये योग होता है या जुड़ाव होता है, मतलब ऑर्गेनिज्म का और सेल्फ का कौन से स्टेज के ऊपर जुड़ाव होता है, ये भी तो समझना चाहिए। नाउ ओनली वी कैन पुट आवर माइंड्स टू द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट ए हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द सेल्फ। वी आर यूजिंग नो वर्ड एज soul, spirit, Atman. You have all read or heard so much about all that and are so confused that it is better we have these words out of our discussion. तो ये बात ये है कि हम हमारा जो मन को जो है वो एक पहले तो हमें हार्मोनियस रिलेशनशिप के अंदर उसको लाना है। ये रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म और सेल्फ के बीच में होनी चाहिए, और हार्मोनियन मतलब कि एक संवादिता दोनों के बीच में। बॉडी ब्रेन सिस्टम तैयार हो गया है, आत्मा भी तैयार है जुड़ने के लिए। तब इस तरह का जब होता है तब फिर हम इसका प्रयत्न कर सकते हैं, हमारे माइंड को फिर इस प्रोसेस के अंदर लगा सकते हैं। और यहाँ वो खास एक पॉइंट ये कहते हैं कि यहाँ हम देखते हैं कि उन्होंने हर जगह पर सेल्फ शब्द या ट्रांसेंडेंस का ही उपयोग किया है, न कोई सोल, स्पिरिट, आत्मा, क्योंकि ये सारे शब्द जो है अब हमने इसको वो घिसे पीटे हो गए हैं। इतनी बार हमने सुना है सब प्रवचनों के अंदर, हर किताबों के अंदर,
आत्मा की बात होती है या अलग अलग शब्दों के द्वारा ये, और इससे तो हमारे अंदर एक इसका एक ये हो गया है, हमने एक कंसेप्ट बना लिया है कि आत्मा तो मतलब आत्मा ऐसा होगा, आत्मा ऐसा होगी, तो इस तरह कंसेप्ट बना लिया है, इसलिए गड़बड़ी हो जाती है। इसलिए यहाँ उन्होंने सेल्फ या ट्रांसेंडेंस शब्द का उपयोग किया है, और ताकि हमें कोई कंफ्यूजन न हो सके। ऑन द कॉन्ट्ररी, आई हैव टू रिक्वेस्ट यू, ओ भिक्षु, एम्प्टी द बोट, प्लीज अनलर्न ऑल दैट यू मे हैव लर्न अबाउट दिस सोल, स्पिरिट एंड आत्मा। तो जो कुछ हमने ज्ञान इकट्ठा किया है आत्मा के बारे में, जो ये पढ़ा है, सुना है, उसको कृपया करके उसको भूल जाओ और अपनी बोट को एम्प्टी करो। मतलब कि ये जो हमारा जो दिमाग में सब कुछ भरा है उसको खाली करने की यहाँ बात करते हैं। तो यहाँ पेपर भी समाप्त होता है, और ये हमने देखा कि ऑर्गेनिज्म के अलग अलग क्या क्या ऑर्गेनिज्म के अंदर हो सकते हैं, और अल्टीमेटली लास्ट में ऑर्गेनिज्म को किस तरह हम डिवाइन फ्रेगमेंट या ट्रांसेंडेंस के साथ जोड़ सकते हैं। 1-2 मिनट है, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यहाँ पेपर समाप्त होता है। हेलो सर, निकिता बोल रही हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर, ये जो बात हुई कि पैटर्न हमें हमारी जो है वो चेंज कर सकते हैं हम 3SRB से, तो मतलब पैटर्न तो हम बहुत जन्मों से लेके आए हैं, तो हमारा एफर्ट्स भी इतना ही होना चाहिए उसमें। हाँ बिल्कुल, इसलिए तो कहते हैं कि भाई स्टेप भी बढ़ाओ। आधा घंटा 1 घंटा कर लिया और हम अपेक्षा रखते हैं कि हमारी सब पैटर्न साफ हो जाएगी, तो ऐसा तो होगा नहीं। इसीलिए तो कहते हैं कि भाई 3 स्टेप को भी धीरे धीरे बढ़ाओ, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, और कॉन्शियसली। मतलब कि ऐसा नहीं कि खाली हमारा दिमाग भटक रहा है और खाली मैकेनिकली श्वास आ रहा है जा रहा है, इस तरह नहीं, संवेदना के साथ 3 स्टेप जब भी करते हैं तो कम से कम संवेदना के सहारे हमें 3 स्टेप करना है। किसी प्रकार भी की संवेदना लेते रहो और उसके साथ में करोगे, और पर्टिकुलर पैटर्न जिसको अगर काम करना है उसको भी दिमाग में उस समय रखो कि मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो ये पैटर्न साफ करने के लिए मैं कर रही हूँ। इस तरह एक ख्याल भी साथ में हमारे अंदर होना चाहिए, तो काम बन सकता है। बराबर। ओके सर। ओके, थैंक यू। हाँ ठीक है, चलिए। तो और किसी को तो प्रश्न नहीं है तो यहाँ रुकते हैं। नेक्स्ट टाइम और नई मीटिंग लेंगे और आगे देखेंगे। थैंक यू।